दोस्तों नमस्कार। अब मैं आपको ये जो हमने पहले डायग्राम देखा था मेथोडोलॉजी ओवरव्यू का, इसी डायग्राम को मैं और थोड़ा एक्सपेंड करके और एक्सप्लोर करके हुए आपको बताऊंगा। देखिए इसमें भी एक वही सारी एक्सएमएल्स हैं, लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े और ब्रीफ हैं। ये क्या है, आपको एक बार में यदि इन जनरल समझना हो तो ये वाला डायग्राम सही है, लेकिन जो दूसरा वाला डायग्राम है ये थोड़ा एलोबरेटिव है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल जाती है समझने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। जो सॉफ्टवेयर अभी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर सेम ही है, एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर का है, स्पार्क का सॉफ्टवेयर है। और यही मैं आपको लास्ट एक बार और वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप चाहें तो आप भी मेरी तरह ही इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान होता है। दोस्तों अभी हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में पहला जो है, इसमें एक जो ब्लॉक है वो सिस्टम ब्लॉक है, जो दूसरा ब्लॉक है ये ईसीयू का ब्लॉक है, और तीसरा जो ब्लॉक है वो कंपोनेंट्स का ब्लॉक है। इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें इस तरीके की ब्लॉकिंग नहीं की गई थी, क्योंकि ये जनरलाइज्ड व्यू होता है। जब आप इसी को एक्सप्लोर करते हो तो अब आपका क्या होता है, अब आप सिस्टम ब्लॉक में देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी स्पेसिफिकेशंस होती है वो सारी सिस्टम ब्लॉक में रहती है। जब आप वो सारी चीज़ें निश्चित कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या डिज़ाइन किस पे बात करना चालू करेंगे, आप ईसीयू पे बात करना चाहेंगे। तो सिस्टम के से ही एसोसिएटेड होते हैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स और ईसीयू, क्योंकि कंपोनेंट्स भी ईसीयू में ही जाएंगे, तो आपको ईसीयू के और कंपोनेंट्स दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो अब इस डायग्राम को एक्सप्लोर करते हैं। अगेन सेम चीज़ है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इनपुट, विच मीन्स व्हाट। अब जो हमें सिस्टम बनाना है उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन इनपुट चाहिए रहेंगे कि क्या क्या चीज़ किस किस से कनेक्ट करनी पड़ेगी, कौन किस तरीके से काम होगा, ये सारी बातें। तो ये रिक्वायरमेंट टाइप का हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके कॉन्फ़िगर सिस्टम बताएगा। कॉन्फ़िगर सिस्टम मतलब कि अब आपने जो इनपुट्स यहाँ दिए हैं उनके बेसिस पे आप सिस्टम कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे, और वो करते समय आपको उसके डिस्क्रिप्शंस पता होने चाहिए। इनपुट देना और डिस्क्रिप्शन देना सेम ही चीज़ का, सिस्टम का ही, दोनों केस में सिस्टम ही यूज़ हो रहा है, दोनों केस में सिस्टम ही यूज़ हो रहा है। लेकिन आपको क्या हो रहा है, एक बार आप इनपुट दे रहे हैं, दूसरी बार आप उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। तो जब आप ये काम करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि अब आपको रिक्वायरमेंट बताने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो इस बार हमने इस डायग्राम में देखा कि यूएमएल स्टीरियोटाइप इसका यूएमएल मॉडल है। जो लोग मतलब डिज़ाइनिंग करते हैं या एक्टिव क्या बोलते हैं उसको, केस डायग्राम बनाते हैं, इंटरेक्टिव डायग्राम बनाते हैं, अलग अलग तरीके सीक्वेंस डायग्राम होते हैं, है ना, कॉल फ्लो होता है। तो वो सब जो डायग्राम्स बनाते हैं वो उनको मालूम है यूएमएल क्या है। बट अभी इस टॉपिक का मेन इंटेंशन ये नहीं है कि हम ये डिस्कस करें कि यूएमएल क्या है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए तो उस केस में आप क्या करते हो, कंपोनेंट की टेम्पलेट होती है, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए जिनको यूज़ करके आप वो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब उन कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करना रहता है। इम्प्लीमेंट कंपोनेंट करने के लिए आपको या उनसे रिलेटेड सोर्स फाइल चाहिए रहती है, उनकी लाइब्रेरी डेफिनेशन फाइल चाहिए रहती है, लाइब्रेरी फाइल कह लो, मतलब कि .c या .h, जो भी आपकी एक वो फाइल जिसमें आपने लैंग्वेज में उस कोड यदि ज़रूरी है तो उसमें लिखा हुआ है तो वो, और दूसरी उससे रिलेटेड डेफिनेशन फाइल चाहिए रहती है। तो ये तो हो गया जब ये वाली लाइन आपकी गई यहाँ पे, है ना। लेकिन अब ये वाली लाइन पे फोकस करते हैं। तो इस वाली लाइन का जो एसोसिएशन है, इस वाली जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये बार बन के आया था, आप देखेंगे ये बार बन के आ रहा है। तो ये जो बार बन के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका एसोसिएशन ईसीयू के साथ है। तो सिस्टम पे गए, रिक्वायरमेंट डिफाइन करी, कंपोनेंट चूज़ करे, कंपोनेंट के साथ साथ मैंने इस पे काम करना चालू करा। तो पहले मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और इसके बाद मैं सीधे चला गया ईसीयू पे। प्रपोजल ऑफ मेथोडोलॉजी ओवरव्यू, इम्प्लीमेंटेशन कंपोनेंट ऑलरेडी यूज इन पर कंपोनेंट, रीनेम देयर टू। अच्छा, आप ये बोल रहा है कि आप है ना अपने हिसाब से इसको रीनेम भी कर सकते हो, बट राइट नाउ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ईसीयू रिलेटेड टेम्पलेट बनाई। अब मैंने ईसीयू स्पेसिफिकेशन किसके बेसिस पर करेंगे, ये काम किसके बेसिस पर करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या उसके बेसिस पर। अब मेरे पास क्या होगी, दो एक्सएमएल फाइल हो गई। एक तो ये वाली एक्सएमएल फाइल हो गई और एक ये वाली एक्सएमएल फाइल हो गई जिसमें डिस्क्रिप्शन था। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ से ईसीयू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बनाने लगेंगे। ईसीयू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये रहा, है ना, ये वाला स्टेप था। इसमें क्या था, यहाँ तक आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ही कर रहे थे, उसके बाद आप ईसीयू में आने लग गए थे। अब ये वाले स्टेप को मैं इसी डायग्राम में देख रहा हूँ।
तो ये आया मेरा ECU एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका। ECU एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होगा कि आपको एक फ़ाइल इसका जनरेटर बनाना पड़ेगा, विच मीन्स जो बेस कॉन्फ़िगरेशन इसका जनरेट करेंगे उसके लिए मेरे को ECUs की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जब मैं ECU का एग्जीक्यूटेबल बनाऊंगा उस समय मेरे को ये कंपोनेंट जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, है ना, इसको भी साथ में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, साथ में कंपाइल करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों को साथ में कंपाइल करूँगा तो एक ऐसी ECU बनेगी जिसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ में ECU की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल रहेगी। दोस्तों बोलने को तो इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डायग्राम देखते ही चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अब इसमें देखेंगे आप दो जगह एरो है, एक एरो है जो ऊपर मेथडोलॉजी की तरफ जा रही है और दूसरा जो डॉटेड एरो है, ये एरो बोल रहा है कि आप यहाँ से, ये जो एरो जा रहा है जिस पर भी हम पॉइंट कर रहे हैं, ये एरो क्या बोलता है कि यदि आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ आप इसको रीसेट कर सकते हो या रीअरेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस XML फाइल। यदि आपको लग रहा है कि नहीं कुछ फीचर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे चेंज करो, जनरेट करो। यदि आपको लगता है नहीं कुछ ज़्यादा ही फीचर आ गए हैं तो आप यहाँ पे दोबारा जाओ और इसके हिसाब से एडिटिंग करो और फिर इसको सही कर लो। ओके, ये ECU रिलेटेड टेम्पलेट्स है जो इंटर टास्क कम्युनिकेशन और इंटर ECU कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। अभी ये इसका टाइम नहीं है, आगे चल के जब समय मिलेगा या जब वो टॉपिक आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जब एक बार यहाँ पे हो गए, फिर आप यदि एग्जीक्यूटेबल कर रहे हो तो आप बैक यहाँ पे नहीं आते हो, आप यहाँ से ही यहाँ पे जाते हो। ठीक है, ECU कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू के लिए ECU एक्सट्रैक्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप ये करते हो, इसको अपने हिसाब से रीएडजस्ट करते हो, रिकैलिब्रेट करते हो इस वैल्यू के इसमें एडिटिंग करके। ये आ गया, ये बन गया, इसके बाद एग्जीक्यूटेबल आ गया। ये एग्जीक्यूटेबल बनने के लिए दो तरीके के कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ी। एक जो हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमने कंपोनेंट की लिस्ट बनाई थी वो, और एक ECU से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर या एब्स्ट्रैक्ट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये हो गया आपका मेथोडोलॉजी ओवरव्यू इन मोर डिटेल। यदि कोई भी सवाल आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।